नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको आपको पढ़ाना शुरू किया था। इसका कुछ हिस्सा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बचा हुआ हिस्सा आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, हम समझ रहे थे कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती क्या है। सी, किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, है ना। जैसे कि मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, कि हाउसिंग सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। इन सारे सेक्टर में पैसे चाहिए। जब तक कि इन सेक्टर में कैपिटल नहीं आएगा तब तक कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। ओके, सो दैट्स व्हाई इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और इंडिया की ग्रोथ इंश्योर करने के लिए कुछ ऐसे यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जिनको कहा गया डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिनका काम है इंडिया के अंदर डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इसके अंदर अलग अलग संस्थाएं हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इनकी कैटेगरीज भी देखी, इनमें से कुछ संस्थाओं को पढ़ना भी शुरू किया। इस लेक्चर के अंदर हम उन सारी संस्थाओं के बारे में देखेंगे जो इंडिया के अंदर काम कर रही है, जैसे नाबार्ड हो गया, एनएचबी हो गया, एक्सिम बैंक हो गई, है ना, एंड ऑल दैट। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो वही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंश्योर करना कंट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंश्योर करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, है ना। देन प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एंकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सिक यूनिट्स को, मतलब जो खराब बिजनेसेस है उनको फिर से जिंदा करना, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना उन लोगों को, है ना, रीजनल डिस्पैरिटीज को एलिमिनेट करना। कुछ हमने इस तरीके से सारे ऑब्जेक्टिव देखे थे। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए जो बैंक काम करती है उनको, जो संस्थाएं काम करती है उनको हम कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। गाइस, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दो तरीके की होंगी, सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि एक होंगी बैंक, दूसरी होगी नॉन बैंक, जिसको आप एनबीएफसी कहते हैं। जनरली डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये एनबीएफसी होती है ना। तो जो भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगी उनको हम एनबीएफसी कहेंगे। लेकिन कुछ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसी है ना जिनको बाद में बैंक में कन्वर्ट किया गया, इसलिए उनको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। दे आर नो लॉन्गर वर्क एज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है। दैट्स बिकॉज ऑफ राइज इन कमर्शियल बैंक्स। भारत के अंदर जो कमर्शियल बैंक है वो काफी बड़ी हो रही है और काफी ज्यादा मजबूत भी होती जा रही है। इसलिए कमर्शियल बैंक्स के कारण जो है ना, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ है। बेसिक डिफरेंस क्या है गाइस इन दोनों के बीच में, बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, कि बैंक्स की बहुत सारी लिमिटेशंस होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि बैंक्स के अंदर इंडिया में पर्टिकुलरली टू से ज्यादातर पैसा लोगों का हार्ड अर्न पैसा होता है। लोग क्या करते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बैंक के अंदर डिपॉजिट क्रिएट करते हैं और उसी से बैंक में पैसा आता है। तो जब लोग अपनी मेहनत का पैसा डिपॉजिट के तरीके से बैंक में देते हैं ना, तब आरबीआई उन डिपॉजिट्स की ज्यादा केयर करता है, एक्स्ट्रा केयर करता है। इसलिए बैंकों के ऊपर अलग अलग निर्बंध लगते हैं, रेगुलेशंस लगते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ताकि बैंक उन डिपॉजिट्स को लो रिस्क एरिया में ज्यादा इन्वेस्ट करे और डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक में सेफ रहे। इसलिए बैंक्स के अंदर ज्यादातर लिमिटेशंस लगती है। ओके, लेकिन एनबीएफसी के ऊपर इतने लिमिटेशंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी के अंदर जो लोग डिपॉजिट डालते हैं वो पैसा नहीं आता है। इनफैक्ट देयर आर वेरी वेरी फ्यू एनबीएफसीज इनटू द इंडिया व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। मेजॉरिटी ऑफ द एनबीएफसीज आर बेस्ड ऑन मार्केट बोरोइंग्स। ये मार्केट के अंदर बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करते हैं या फिर गवर्नमेंट फंडिंग लेते हैं और इसी हिसाब से ये एनबीएफसीज काम करते हैं। अभी के लिए ज्यादातर जितने डेवलपमेंट बैंक्स जो है ना वो गवर्नमेंट और डेवलपमेंट बैंक्स है। ओके, शुरुआती समय में प्राइवेट डेवलपमेंट बैंक भी बनी थी, लेकिन आज वो सारी बैंक्स में कन्वर्ट हो गई। ओके, हमने उनके कुछ फीचर्स भी देखे थे। कैटेगरीज: नेशनल डेवलपमेंट बैंक,
सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये देखा था, ये उनके एग्जांपल है आपके सामने कुछ। देन हम लोगों ने नीड देखी थी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआईस की इंडिया में जरूरत क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को इंश्योर करना। इन दो कारणों से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर रही है इंडिया के अंदर, ये उनका रोल है। अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लगाया गया था। अगर उनको क्लासिफाई करेंगे तो वो सेक्टर स्पेसिफिक भी है और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन भी है। सेक्टर स्पेसिफिक मतलब जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, ये सेक्टर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस है। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि कुछ ऐसी है जो किसी सेक्टर के लिए नहीं होती है, वो पर्टिकुलरली ऑपरेशनल फंडिंग करती है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी होती है वो। ओके, तो सबसे पहले हमने जो डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखी थी वो थी आईएफसीआई। आईएफसीआई स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईएफसीआई की शुरुआत हुई थी 1948 में। एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बनने वाली ये सबसे पहली डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में फंडिंग की जरूरत थी, नया नया इंडिया बना था, उस समय में इंडिया में रिसोर्सेस कम थे और नए इंडिया को नई इंडस्ट्रीज चाहिए थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया छोड़ के गए तब इंडिया में कुछ नहीं था। तो नई नई बेसिक इंडस्ट्री जैसे सेल, गेल, ओएनजीसी, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश करने थे। इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए क्या चाहिए थे, फंडिंग चाहिए थी, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए थी फंडिंग। तो इंडस्ट्रीज की फंडिंग को इंश्योर करने के लिए भारत में 1948 में आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको सेटअप किया गया। इसका हेडक्वार्टर बना न्यू दिल्ली के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको सेटअप किया गया था। इसका बेसिक काम था इंडस्ट्री को फंड करना, और उस समय की जो इंडस्ट्री थी ना, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं थी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया फॉलोड क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल था इंडिपेंडेंस के बाद। तो क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हम लोगों ने बाहर से इन्वेस्टमेंट को मना कर दिया कि बाहर की कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमने भारत सरकार को मेन इन्वेस्टर मान लिया और जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए। उसको हम लाइसेंस राज कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से इंडिया में जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट थी शुरुआती इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआती समय में, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट हो रही थी। तो इसीलिए आईएफसीआई की जरूरत काफी ज्यादा थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट इंडस्ट्री को फंड करने के लिए आईएफसीआई की शुरुआत हुई थी। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, इसके अलावा और एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था, वो थी आईसीआईसीआई। आज आप आईसीआईसीआई को बैंक के नाम से जानते हो। तो राइट नाउ आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है इंडिया के अंदर, ठीक है। इट्स अ कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। लेकिन इसकी शुरुआत जो थी ना, वो बैंक की तरह नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह हुई थी। 1955 में आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई की शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड बैंक की मदद से इसकी शुरुआत की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, आईसीआईसीआई के टॉपिक में, कि वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की थी उस समय में और वर्ल्ड बैंक की मदद से आईसीआईसीआई की शुरुआत हुई थी। एंड इट वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन प्राइवेट सेक्टर। तो मैंने कहा था ना कि प्राइवेट सेक्टर में भी डीएफआई बन सकती थी, तो ये प्राइवेट सेक्टर में बनने वाली पहली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी। इसका काम था इंडस्ट्रीज को फंड करना, जस्ट लाइक आईएफसीआई, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर की थी। आईसीआईसीआई कहाँ की थी, प्राइवेट सेक्टर की। आईसीआईसीआई लिमिटेड, इसने क्या किया था, एक सब्सिडरी कंपनी को बनाया जिसका नाम था आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। मतलब आईसीआईसीआई जो एक डीएफआई थी, उसने एक बैंक बनाई, उसका नाम बन गया आईसीआईसीआई बैंक 1994 में। अब 2002 में क्या हो गया कि इस आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई लिमिटेड जो डीएफआई थी, दोनों का मर्जिंग कर दिया गया। और ये मर्जिंग रिवर्स मर्जिंग था, ये उल्टा मर्ज हो गया। रिवर्स मर्जिंग मतलब क्या है कि आईसीआईसीआई लिमिटेड पेरेंट कंपनी थी और आईसीआईसीआई लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी थी आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई लिमिटेड में मर्ज होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उल्टा हो गया। आईसीआईसीआई लिमिटेड मर्ज
into the ICICI बैंक, इसलिए 2002 के बाद ICICI एक कमर्शियल बैंक बन के रहेगी इंडिया में. It was no longer a development financial institution in India, but actually act as a commercial bank in India. ठीक है. तो ICICI जब बैंक की तरह स्टैब्लिश हुई 2002 में, तब वो इंडिया की पहली यूनिवर्सल बैंक बन गई. गाइस, यूनिवर्सल बैंक क्या होती है? तो यूनिवर्सल बैंक ऐसी बैंक होती है जहां पे एक ही छत के नीचे सारी बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी आपको, सारी जितनी आप इमेजिन कर सकते हो. इसलिए उसको यूनिवर्सल कहा कि वो यूनिवर्सल बैंकिंग प्रोडक्ट को बेच सकते हैं. अब कौन से प्रोडक्ट आपको होगी? जैसे अकाउंट सर्विसेज देना, डिपॉजिट सर्विसेज देना, बैंक अश्योरेंस देना, मर्चेंट बैंकिंग देना, ये सारी क्या है? डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज है. ये सारी सर्विसेज जब एक ही छत के नीचे बनेंगी तब आप उसको कहोगे यूनिवर्सल बैंक. इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. इंडिया के अंदर कुछ गिने चुने बैंक है जो यूनिवर्सल बैंक है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. दे एक्ट एज अ यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया. ओके. और एक बात अभी के लिए, ICICI बैंक, मतलब मैं 2024 जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ, जैन 2024 करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, कि जनवरी 2024 में ICICI बैंक को वन ऑफ द 3 DC बैंक कहा गया है. DC, SIB. DC स्टैंड फॉर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. तो अगर आप अभी के लिए कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-3-4 महीने में आपकी एग्जामिनेशन है, तब आपको ये यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है, ये आपको करंट अफेयर की बात बोल रहा हूँ मैं. दैट ICICI इज सिलेक्टेड एज DC, वन ऑफ द DC बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक इन इंडिया. गाइस, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? ये जो प्राइवेट सेक्टर की ICICI बैंक है ना, भारत सरकार ने इसको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का है. मतलब ये इतनी बड़ी बैंक है भारत के अंदर कि अगर ये बैंक डूब जाए, ये बैंक फेल हो जाए, तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका होगा, एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. तो भारत सरकार इस बैंक को DC बैंक डिक्लेयर कर रही है RBI के थ्रू. RBI ये लिस्ट जारी करती है और भारत सरकार कहती है कि इन बैंकों को फेल नहीं होने दे सकते. दे आर टू बिग टू फेल. ये इतनी बड़ी होगी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये फेल हो जाए. तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो इन बैंकों को कुछ एक्स्ट्रा रेगुलेशन भी लगाए जाएंगे, साथ ही साथ इन बैंकों को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दिया जाएगा. मतलब इन द केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन दिस बैंक्स, अगर ICICI बैंक में फाइनेंशियल क्राइसिस जनरेट होता है तो भारत सरकार वहां पे बजट से पैसा निकाल के देगी इन बैंकों को सर्वाइव करने के लिए, है ना, इस तरीके से. तो ये DC बैंक काफी इंपॉर्टेंट बैंक बन गई है इंडिया के अंदर. तो उसमें से एक बैंक है ICICI. ICICI के अलावा और कौन सी बैंक है? तो 2 बैंक्स का नाम ले सकते हो आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, और तीसरी आपकी ICICI. ये 3 बैंक्स 2024 में DC बैंक डिक्लेयर कर दी गई. RBI डिक्लेयर करता है. कौन डिक्लेयर करता है? RBI. अब इन बैंकों को एक्स्ट्रा रेगुलेशन भी होता है गाइस. मतलब all these 3 banks have to maintain extra capital with themselves. सबको एक्स्ट्रा कैपिटल मेंटेन करना है. किसी भी बैंक को अपने सामने रिस्क कम करने के लिए कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है. उसको नॉर्मल लैंग्वेज में CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहोगे, या फिर CET, कैपिटल टू इक्विटी रेशियो. तो ये जो CAR है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब ये एक्स्ट्रा कैपिटल है. बैंक के सामने जितना ज्यादा रिस्क उतना कैपिटल. अभी के लिए ये सारे बैंकों के लिए एक नॉर्मल रेट से काम करता है. तो 11.5% इन इंडिया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. लेकिन ये जो DC बैंक्स है ना, इनको अब एक्स्ट्रा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, है ना. अब वो कितना होता है? तो किसी भी बैंक के अंदर Tier 1 कैपिटल होता है. Tier 1 कैपिटल मतलब ये इक्विटी कैपिटल होता है. ये इक्विटी बेच के कमाया जाता है. ये सारा कैपिटल इक्विटी बेच के कमाया जाएगा. ओके. ये Tier 1 कैपिटल एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ेगा वहां पे. सो दैट्स हाउ इतनी ये तीनों DC बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड ICICI, ऑल द 3 बैंक्स नीड टू मेंटेन एक्स्ट्रा कैपिटल विद देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट
themselves against any kind of financial risk. This is the meaning of DCID bank. तो गाइस आईसीआईसीआई बैंक इन तीन में से एक बैंक है। आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर पाया जाता है। ओके, आईसीआईसीआई नो लॉन्गर रिमेन एज अ फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, डीएफआई नहीं रही वो, अब क्या बन गई? कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन गई। ओके, नेक्स्ट आईडीबीआई। आईडीबीआई स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर आता है। आईडीबीआई की शुरुआत भारत सरकार ने की थी, पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास किया गया था 1964 में। 1964 में कानून पास करने के बाद आईडीबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी एज अ होलली ओन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की सब्सिडरी की तरह उसको वहां पे इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, बाद में आरबीआई ने अपने सारे स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर कर दिए। आईडीबीआई के अंदर और भी दूसरी सब्सिडीज बन गई, जैसे सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आईडीबीआई का प्रमुख काम क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन 1976 आईडीबीआई की ओनरशिप को ट्रांसफर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। पहले आरबीआई के पास थी, आरबीआई की सब्सिडरी थी ना, अब 1976 में आईडीबीआई के मालिक बन गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। In 2004, it was converted into the commercial bank. आईडीबीआई की शुरुआत हुई थी एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह 1964 में, लेकिन 2004 में इसी आईडीबीआई को एक कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट किया गया, सेम एज आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई के साथ भी यही हुआ था, 2002 में उसको भी कमर्शियल बैंक में डिक्लेयर कन्वर्ट कर दिया था। So in 2004, it was converted into commercial bank when RBI incorporated IDBI as a scheduled bank under RBI Act 1934. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 में इसी आईडीबीआई को एक प्राइवेट बैंक की तरह डिक्लेयर कर दिया। दैट मीन्स जो बैंक आईडीबीआई बैंक पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनी थी, आज वही आईडीबीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक बन के रह गई है। हाउ? तो 2019 में आरबीआई ने एलआईसी को मंजूरी दे दी थी कि वो आईडीबीआई के अंदर अपने स्टेक्स खरीद ले। इसी तरीके से एलआईसी अब आईडीबीआई के अंदर मेजर स्टेक होल्डर बन गई एंड दैट्स व्हाई आईडीबीआई प्राइवेट बैंक की तरीके से डिक्लेयर की गई। आईडीबीआई के अंदर सबसे ज्यादा स्टेक होल्डिंग एलआईसी के होने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 में आईडीबीआई को एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक डिक्लेयर कर दिया। सिडबी ये आईडीबीआई की सब्सिडरी की तरह स्टैब्लिश कर दी थी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी क्या है आगे जाके देखेंगे, लेकिन इंडिया के अंदर जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको फंडिंग करने के लिए सिडबी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। आईडीबीआई का काम क्या था? इंडिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंश्योर करना। ओके, all right, next development financial institution is SIDBI. SIDBI stand for Small Industrial Development Bank of India. Again SIDBI comes into the play. Guys, SIDBI की establishment IDBI के अंदर एक सब्सिडरी की तरह हुई थी। ओके, 2 अप्रैल 1990 को SIDBI को एस्टेब्लिश किया गया था। इट वाज अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और SIDBI का हेडक्वार्टर पाया जाएगा लखनऊ में। The Small Industrial Development Bank came into existence by the Special Act of Parliament in 1990 to SIDBI एक statutory body. The government established SIDBI under the Special Parliament Act as a subsidiary of IDBI. Now SIDBI is an independent body. पहले IDBI की subsidiary थी, अब SIDBI एक independent body बन गई है of its own that focus mainly on financing on the small, micro, medium enterprises. MSME. सिडबी का प्रमुख काम क्या है? एमएसएमई इंडस्ट्रीज को फंडिंग करना। एमएसएमई इंडस्ट्री मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। गाइस, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट के आधार पे अलग अलग इंडस्ट्रीज को डिफाइन किया गया है। स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री एंड मीडियम इंडस्ट्री, है ना, उन्हीं को आप कहते हो एमएसएमई इंडस्ट्रीज। इन एमएसएमई इंडस्ट्रीज के अंदर फंडिंग करने के लिए जो संस्था आगे आती है वो है सिडबी। अभी के लिए इसका प्रमुख सिडबी का प्रमुख टारगेट है एमएसएमई सेक्टर। So SIDBI is an independent body. It was initially set up as a subsidiary of IDBI, but now it is an independent body. Its
function is to finance MSME sector. It is now responsible for allocation of small industrial development fund, which was the responsibility of the IDBI previously. एक फंड बनता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, सीडीबी के अंदर बना है। ये पहले आईडीबीआई का काम होता था, अब ये सारा काम SIDB सॉरी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करते। सीडीबी के अंदर लोन कैसे मिलती है? अलग अलग तरीके से। यहां से मैंने बहुत बार सवाल देखे थे, इसलिए मैंने सीडीबी के लोन का ही एक आपके सामने सिनॉप्सिस रख दिया है। सीडीबी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से फंडिंग करेगी। डायरेक्ट मतलब एमएसएमई यूनिट्स को डायरेक्टली फंड करेगी, अलग अलग स्कीमों के जरिए से डायरेक्ट फंडिंग करेगी। दूसरा इनडायरेक्ट फंडिंग। इनडायरेक्ट फंडिंग मतलब सीडीबी अलग अलग संस्थाओं को पैसे देंगी, जो संस्थाएं नीचे अलग अलग एमएसएमई सेक्टर को पैसे देंगी। मतलब मान लो ये सीडीबी है, ये किसी बैंक को पैसे देगी और बैंक क्या करेगी, किसी एमएसएमई इंडस्ट्री को फंडिंग करेगी, तो ये इनडायरेक्ट फंडिंग। या फिर सीडीबी डायरेक्टली किसी ना किसी एमएसएमई इंडस्ट्री को भी फंड कर सकती है। तो इस तरीके से सीडीबी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंडिंग के फंडिंग कर सकती है। सेकंड माइक्रो लेंडिंग, सॉरी थर्ड माइक्रो लेंडिंग। माइक्रो लेंडिंग के प्रोग्राम को प्रयास प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है SIDBI के अंदर। तो माइक्रो लेंडिंग मतलब क्या है कि माइक्रो लोन्स ऑफर करते हैं। माइक्रो लोन्स मतलब गांव के अंदर जो है ना छोटे छोटे उद्योग होते हैं, आप उनको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। इन कॉटेज इंडस्ट्री या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं अलग अलग, तो इनको फंडिंग करने के लिए माइक्रो लोन की जरूरत होती है। माइक्रो लोन कुछ हजार से लेके 1 लाख रुपए तक हो जाते हैं। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बैंक टू बैंक वेरी हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती है। इन अमाउंट को आप कहोगे माइक्रो लेंडिंग। Efficient and effectively support the bottom of the pyramid entrepreneurs। तो जैसे गांव के अंदर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया कि मान लो उन्होंने अचार पापड़ का एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को फंडिंग चाहिए, तो वो माइक्रो लेंडिंग के थ्रू हो जाए, उसको उस लेंडिंग को कहोगे माइक्रो लेंडिंग। और वो कौन सा प्रोग्राम है? प्रयास प्रोग्राम। ओके, उसके अलावा SIDBI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी फंडिंग करता है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मतलब क्या है कि जैसे सड़कें बनाना या फिर मान लो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है अलग अलग, तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर SIDBI फंडिंग कर सकता है। उसके अलावा ग्रीन फाइनेंसिंग यानी ग्रीन फंडिंग भी होती है। ग्रीन फंडिंग मतलब क्या होती है कि ऐसी फंडिंग जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पावर प्लांट बन रहा है और वो सोलर पावर प्लांट है, तो सोलर पावर प्लांट के अंदर जो फंडिंग होगी वो ग्रीन फंडिंग हो जाएगी। इस तरीके से ग्रीन फंडिंग को प्रमोट करने के लिए, ग्रीन फाइनेंसिंग को फंड करने के लिए SIDBI आगे आती है। फॉर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी एफिशिएंसी एक्सेट्रा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोजेक्ट ला रहा है SIDBI के सामने, तो वहां पे भी ग्रीन फाइनेंसिंग के नाम से फंडिंग हो जाएगी। कोई क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो उसके लिए भी उसको ग्रीन फाइनेंसिंग मान के SIDBI फंडिंग कर देगी। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से SIDBI फंडिंग करते हुए दिखेगा। मैंने जो सवाल पढ़ा था वो ग्रीन फंडिंग से रिलेटेड था, दैट SIDBI also provide green financing in India। ये एक स्टेटमेंट था। तो दैट्स व्हाई ये जो आपके सामने इंफॉर्मेशन है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट है कि सीडीबी कहाँ पे फंडिंग करता है। तो याद रखना, सीडीबी डायरेक्टली किसी ना किसी एमएसएमई को या फिर इनडायरेक्टली भी फंड कर सकता है। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस दे सकता है। ये आपको ऑप्शन के अंदर बस डायरेक्टली नाम मिल जाएंगे, डायरेक्ट लेंडिंग, इनडायरेक्ट लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन फाइनेंस। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है इन चीजों को। So that's about SIDBI। Next important bank बोल सकते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज द एक्सिम बैंक। गाइस, एक्सिम बैंक की शुरुआत हुई थी 1982 में। एक्सिम बैंक का पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के बाद 1982 में बना है, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम कर रहा है। ओके, एक्सिम बैंक का प्राइमरी काम क्या है? इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देना है। जो भी इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट हो, उसके लिए एक्सिम बैंक दिन रात काम करती है।
गाइस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर अलग अलग तरीके के खर्चे होते हैं कि मान लो जैसे आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं। मान लो कि यूके के अंदर हमको कोई प्रोडक्ट बेचना है, इट कुड बी एनीथिंग, मान लो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या फिर मान लो फिश एक्सपोर्ट करनी है आपको यूके के अंदर, तो यूके के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के फिशेस को हम बेच सकते हैं। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, तो उसके लिए आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, वो लेबोरेटरी का खर्चा है वो सारा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, करेक्ट। तो ऐसे जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड खर्चे उनको कवर करने के लिए एग्जिम बैंक आके आती है। मान लो किसी दूसरी कंट्री के अंदर कोई व्यापारी है, उसको अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट मंगवाने हो, बट उस व्यापारी के पास पैसा नहीं है, तो वो व्यापारी भारत से एग्जिम बैंक से कर्जा ले सकता है और विदेश में इंपोर्ट करेगा इंडिया के प्रोडक्ट को, तो इससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस तरीके से एग्जिम बैंक अलग अलग तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। ओके, इट वाज फाउंडेड इन अप्रैल 1982 and it has headquarter in New Delhi. ओके, तो याद रखना है एग्जिम बैंक अप्रैल 1982 में बनी है, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, और एग्जिम बैंक का प्राइमरी काम है इंडिया के फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना। इसके लिए एक कानून बनाया गया था, कानून बना के एग्जिम बैंक को बनाया गया था, कानून का नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। Exim Bank के functions, Exim Bank provide financial assistance to the exporters and importers, है ना। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का काम कौन करेंगी? एग्जिम बैंक। कि मान लो कोई इंपोर्टर है, इंपोर्टर किसी इसेंशियल प्रोडक्ट को, जैसे मान लो कि बीच में अभी रिसेंटली क्या हो गया था कि टमाटर इंडिया में शॉर्टेज हो गए थे, तो भारत ने इंपोर्ट करके टमाटर का शॉर्टेज मैनेज कर लिया। इंपोर्ट का ये इंपोर्टेंट फंक्शन होता है गाइस कि इंपोर्ट क्या करता है, किसी भी कंट्री में सप्लाई मैनेजमेंट करता है, सप्लाई मैनेजमेंट। तो सप्लाई मैनेजमेंट करने के लिए आपको इंपोर्ट भी करना जरूरी होता है कभी कभी, इसेंशियली जैसे ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, एक्सेट्रा। तो जब किसी व्यापारी के पास पैसे नहीं है, फॉरेन करेंसी में पैसे नहीं है, तो एग्जिम बैंक विल हेल्प देम टू इंपोर्ट थिंग्स बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग। उसी तरीके से एक्सपोर्टर्स को भी मदद की जाती है। तो इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स दोनों को फंडिंग प्रोवाइड करके एग्जिम बैंक इंडिया का फॉरेन ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। Again, it extends line of credit to overseas financial institution. What do you mean by line of credit? See guys, credit और loan दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा नहीं। यहाँ पे क्रेडिट वर्ड यूज है ना, हम जनरली क्रेडिट और लोन दोनों को जो है ना एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट क्रेडिट और लोन इज द सेम थिंग, लेकिन नहीं, अलग अलग होता है। जब हम लाइन ऑफ क्रेडिट कह रहे हैं मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट, लोन इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे आप क्रेडिट कार्ड, आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, आपको लोन कार्ड इशू नहीं करते, दोनों में बोरोइंग ही हो रही है, मतलब जो कस्टमर है ना क्रेडिट में भी बोरो कर रहा है, लोन में भी बोरो कर रहा है, बैंक क्रेडिट में भी लैंड कर रही है, लोन में भी लैंड कर रही है, बट तरीका अलग हो जाता है। मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना है, तो मुझे एजुकेशन लोन की जरूरत है। ओके, तो जब मैं बैंक में जाऊंगा, एजुकेशन लोन ऑफर करूंगा, तब बैंक मुझे क्या करेगी, एक लमसम अमाउंट लोन में देगी। मान लो मैंने 10 लाख का एजुकेशन लोन लिया, तो बैंक तुरंत मुझे 10 लाख रुपए सैंक्शन कर देगी और 10 लाख रुपए मेरे खाते में आ जाएंगे। अब बैंक पूरे 10 लाख के ऊपर स्टार्ट टू एंड, मतलब मान लो 10 साल का है, तो पहले साल से लेकर 10 साल तक मुझे ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। तो लमसम अमाउंट बैंक दे देंगी किसी भी कस्टमर को इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग, और उस लमसम अमाउंट के टोटल अमाउंट के ऊपर वहां पे क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये होता है लोन। ओके, लेंडिंग। व्हाट इज क्रेडिट गाइस? तो क्रेडिट पूरी अमाउंट एकदम नहीं दी जाती, कि मान लो मैंने एक क्रेडिट कार्ड इशू किया, उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए, यहाँ पे भी 10 लाख का लोन लिया जा रहा है, यहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10 लाख, तो बैंक सेम कर्जा दे रही है, कस्टमर सेम बोरो कर रहा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का कैसा होता है ना गाइस, कि क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल रहा है, यू विल गेट क्रेडिट एंड नॉट लोन। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर 10 लाख रुपए आपको जो मिली ना, वो मैक्सिमम बोरिंग होगी। मान लो आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया और 4 लाख रुपए खर्च किए, अभी भी 6 लाख रुपए बाकी है लिमिट से, लिमिट 10 लाख की, आपने 4 लाख यूज की, स्टिल 6 लाख आर पेंडिंग। तो जब बैंक
आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना, तो पूरे 10 लाख रुपए के ऊपर नहीं, ये 4 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। और बैंक आपको पूरे 10 लाख रुपए लमसम नहीं दे रही है, बैंक आपको उतना ही पैसा दे रही है जितने की आपको जरूरत है। तो अभी आपको 4 लाख की जरूरत है तो 4 लाख मिल गए, मान लो दूसरे दिन आपने और 2 लाख रुपए खर्च कर दिए तो उसमें और 2 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। मतलब जैसे आपके खर्चे बढ़ेंगे वैसे आपको फंड रिलीज किए जाएंगे, और जितना फंड आप यूज करोगे उसी फंड के ऊपर आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। दैट इज नोन एज लाइन ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो दैट्स बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोन एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। एग्जिम बैंक जो होती है ना, वो फंड दोनों तरीके से देती है, लेंडिंग भी देती है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी देती है। यहाँ पे हमने देखा इट एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब एक तरीके से कर्जा ही है। टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंडिया के बाहर, ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब इंडिया के बाहर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, उन सारे ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो भारत से इंपोर्ट करने की कोशिश करे उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देते। मान लो यूएसए, यूएसए के अंदर एक बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका, ये क्या बन गया आपकी ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब एग्जिम बैंक क्या करेंगे, बैंक ऑफ अमेरिका को एक लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर करेंगे, मान लो 50 करोड़ का, तो 50 करोड़ यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट में दिए गए। तो अमेरिका का कोई एक्सपोर्टर होगा ना, वो बैंक ऑफ अमेरिका में जाएगा, कर्जा लेगा इंडिया से चीजों को इंपोर्ट करने के लिए, है ना। तो एक्चुअली बैंक ऑफ अमेरिका को ये जो पैसा है एक्सपोर्टर को देने के लिए, ये मिला है एग्जिम बैंक से। तो आपने देखा कि इट एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट टू द ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, अलग अलग भारत के रीजनल सॉरी दुनिया के अंदर रीजनल डेवलपमेंट बैंक से, सॉवरिन गवर्नमेंट आल्सो, के सरकार को भी ये लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया जा सकता है, एंड अदर एंटिटीज ओवरसीज इंडिया के बाहर, टू एनेबल बायर इन दोज कंट्रीज टू इंपोर्ट। तो अमेरिका के अंदर ये एक्सपोर्टर नहीं, सॉरी इंपोर्टर, माय मिस्टेक, ये जो इंपोर्टर है ना, ये इंपोर्टर इंडिया से चीजों को इंपोर्ट कर सकता है अमेरिका का, इसीलिए ये पैसा देने का काम कौन कर रहा है, एक्सिम बैंक। So that's how Exim Bank is trying to expand India's foreign trade. Okay, so these are basic functions. तो याद रखना गाइस, एक्सिम बैंक इंडिया के बाहर भी कर्जा देती है टू इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट टू दोज कंट्रीज। ओके, तो दैट्स अबाउट एक्सिम बैंक। तो आई होप तो आप लोगों को एक्सिम बैंक के फंक्शन समझ में आया। ओके गाइस, इसी श्रृंखला में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है नबार्ड। नबार्ड एक काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और ये काफी ज्यादा चर्चा में भी रहती है। नबार्ड, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह भी काम करती है। इसका काम होता है रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। इंडिया के अंदर जितने भी आरआरबी है और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है, उन सारी बैंक्स को रेगुलेट करने का काम कौन करेगी, नबार्ड। एक्चुअली ये इमीडिएट कंट्रोल होता है। इंडिया के अंदर अल्टीमेट रेगुलेटर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, कोई भी आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के अंदर ही रजिस्टर्ड होती है। आरबीआई नबार्ड को सुपरवाइज करता है और नबार्ड आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक इनको सुपरवाइज करता है। इस तरीके से रेगुलेशन होता है। अल्टीमेट रेगुलेशन गोज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मान लो कोई कोऑपरेटिव बैंक है, अगर वो बदतमीजी कर रही है ज्यादा से, मतलब आरबीआई के रूल्स नहीं मान रही है, तो नाबार्ड नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्शन लेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, बोलेगा कि घर पे बैठो, यू डोंट हैव बैंकिंग लाइसेंस। तो इस तरीके से अल्टीमेट कंट्रोल किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन इमीडिएट कंट्रोल किसका है, नाबार्ड। Now what do you mean by immediate control? कि ये आरआरबीज है, अगर इनको टेक्निकल गाइडेंस, ये कोऑपरेटिव बैंक्स अगर इनको टेक्निकल गाइडेंस चाहिए तो टेक्निकल गाइडेंस देने का काम करेंगे, है ना। या फिर कोई फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस देने का काम करेंगे, या फिर रिफाइनेंस हो सकता है, रिफाइनेंसिंग का काम करेंगे। गाइस, रिफाइनेंस क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, मान लो मुझे कर्जा चाहिए, मैं चला गया कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को कर्जा चाहिए तो वो जाएंगे नाबार्ड के पास। इस तरीके से रिफाइनेंस करना है, ऑडिटिंग करना है, तो ये सारे काम कौन करेंगे, नबार्ड। तो इसलिए हमने कहा कि नबार्ड का इमीडिएट कंट्रोल होता है रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली इन बैंकों के ऊपर किनका कंट्रोल होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके,
सो आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको रेगुलेट करने का कौन कौन करता है? नाबार्ड। अच्छा, जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक का एक पूरा स्ट्रक्चर आता है गाइस, जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी एक से ज्यादा हो गया, ओके। उसके अलावा होता है पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। गाइस पैक्स को बैंक्स माना ही नहीं जाता है, दे आर एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज बैंक। तो जब नाबार्ड रेगुलेट करेंगे ना तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डीसीसीबीज इनको रेगुलेट करेंगे, ओके। देन who else is going to regulate this PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी? तो डीसीसीबीज। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी सैकड़ों पैक्स बनाई जाती है, ग्रामीण लेवल पे बनती है, विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग साथ में आएंगे और वो एक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मतलब एग्रीकल्चर में फंड करने के लिए एक बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, लेकिन उसको बैंक ने कहा एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का। ऐसी सोसाइटी बनाएंगे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पैक्स बनेंगी वो सारी किसके अंदर आएंगी? उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, जिला मध्यवर्ती बैंक, उसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से डीसीसीबीज कंट्रोल द बैंक्स एंड डीसीसीबी एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय नाबार्ड, ओके, एंड नाबार्ड इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। इस तरीके से अल्टीमेट कंट्रोल तो आरबीआई के पास ही जाता है। 12 जुलाई 1982 को बनी है नाबार्ड। तो गाइस माइनर डिफरेंस है, हमने इसके पहले एग्जिम देखी, एग्जिम बैंक बनी थी अपनी अप्रैल 1982 में। उसी साल जुलाई में कौन सी बनी? नाबार्ड। एक्चुअली नाबार्ड जो सारा काम कर रहा था वो सारा काम पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट ये सारा काम कर रहा था जो नाबार्ड आज कर रहा है। लेकिन नाबार्ड बन गई और नाबार्ड बनने के बाद वो रिजर्व बैंक का सारा काम नाबार्ड को मिल गया। सो दैट्स हाउ नाबार्ड इंडिया के अंदर एक काफी पावरफुल संस्था बन गई है, ओके। ये रीजनल रूरल बैंक्स को भी रेगुलेट करती है, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी रेगुलेट करती है, साथ ही साथ ये इंडिया में एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का भी काम करती है। एक्चुअली नाबार्ड इज वन ऑफ द 5 क्या बोलते हैं उनको, वो 5 ऐसी रेगुलेटरी संस्था है जो इंडिया के अंदर अलग अलग जगह के सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे एग्जिम, एनएचबी, नाबार्ड, ठीक है। सो इट आल्सो एक्ट एज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो गाइस नाबार्ड कहां पे फाइनेंस करती है? तो नाबार्ड जो है ना वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये 2 सेक्टर में फाइनेंसिंग करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल डेवलपमेंट में। कि मान लो किसी ग्रामीण इलाके में सड़क बन रही है तो रूरल डेवलपमेंट का काम है, तो सड़क बनाने के लिए फंडिंग कौन कर सकता है? नाबार्ड। मान लो किसी रूरल इंडिया के अंदर वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। वाटरशेड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए ये एक तरीके से प्रोग्राम चला जाता है, तो वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। या फिर स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, वाटरशेड मैनेजमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स है, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर फंडिंग करने के लिए नाबार्ड आगे आएगी, इसलिए उसको एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं। तो नाबार्ड एक रेगुलेटरी भी संस्था है और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, ओके। याद रखना गाइस, नाबार्ड जो है वो जुलाई 1982 में बनी थी। नाबार्ड को बनाने का एक रिकमेंडेशन मिला था, वो एक कमेटी द्वारा मिला था, उस कमेटी के चेयरमैन थे बी शिवरामन। तो याद रखना है आपको, बी शिवरामन कमेटी बनी थी और बी शिवरामन कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन किए गए और उन्हीं रिकमेंडेशन के बाद नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। नाबार्ड के ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। फंक्शन क्रेडिट प्लानिंग। व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट प्लानिंग? कि नाबार्ड प्लान करेगा कि किस रीजन में किस तरीके से फंडिंग करनी है, रीजन वाइज सोचेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्रेडिट प्लान, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है ना सारे रीजन एक तरीके से फंडिंग नहीं पा रहे, मतलब सारे इंडिया में एक जैसी फंडिंग नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूंगा तो ईस्टर्न इंडिया रिसीव लेस फंडिंग कंपेयर टू द वेस्टर्न इंडिया, है ना। तो इस तरीके से ये रीजनल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो क्रेडिट प्लानिंग करना मतलब क्या कि आरबीआई ट्राई करेगा कि रीजनल डिफरेंसेस को कम किया जाए, तो उसके लिए क्रेडिट प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। आरबीआई को देखना पड़ेगा कि किस रीजन में कितना पैसा जा रहा है, फिर जिस रीजन में शॉर्ट फंडिंग हो रही है यानी फंडिंग कम हो रही है, वहां पे फंडिंग को बढ़ाने के लिए
किस तरीके से मैकेनिज्म काम कर सकता है, वो सारा मैकेनिज्म डेवलप करना ये क्रेडिट प्लानिंग के अंदर आएगा। और दूसरा फंक्शन है रिफाइनेंस। रिफाइनेंस मतलब फाइनेंसिंग टू द फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। रिफाइनेंस जैसे नबार्ड फाइनेंस करेंगे रीजनल रूरल बैंक को, आरआरबी को, और आरआरबी फाइनेंस करेंगे किसी एक फार्मर को। तो फार्मर कर्जा लेने के लिए जा रहा है, फाइनेंस लेने के लिए जा रहा है आरआरबी में, आरआरबी कर्ज लेने के लिए जा रही है नाबार्ड के अंदर। तो दैट्स हाउ ये रिफाइनेंसिंग का काम होता है। सुपरविजन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी का सुपरविजन करना। आरआरबी का सुपरविजन करना मतलब क्या, इनकी ऑडिटिंग करना है ना, इनके बैलेंस शीट्स को देखना, ये सारा काम आरआरबी करेगा। सुपरविजन टू द एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉट ऑल। एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक मतलब जितने भी आपकी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, डीसीसी बेस्ड है, उनको सुपरविजन करना ये नाबार्ड का फंक्शन है। तो क्रेडिट प्लानिंग, रिफाइनेंस, सुपरविजन टू द आरआरबीज एंड सुपरविजन टू द कोऑपरेटिव बैंक्स। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर आएगा। नाबार्ड के ओनर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गाइस नाबार्ड के अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि नाबार्ड के अंदर एक फंड होता है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, उस फंड का नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। लाइक आप लोगों ने एक स्कीम सुनी होगी, उस स्कीम का नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम? गाइस 1960s के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 1960-70s के अंदर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू डाइवर्ट फंडिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स। उस समय में कैसा होता था कि जो बैंक्स होती थी वो काफी लिमिटेड बैंक्स होती थी इंडिया के अंदर, और वो प्राइवेट बैंक थी ज्यादातर। तो वो प्राइवेट बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए जो है ना, ऐसे ही लोगों को फंडिंग कर रही थी जो बैंक को प्रॉफिट कमा के थे। एग्रीकल्चर सेक्टर उन सेक्टर्स में नहीं आता था जो बैंक को प्रॉफिट कमा के दे, तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बैंकों के द्वारा फंडिंग काफी कम जा रही थी। बैंक्स वेर नॉट इंटरेस्टेड टू फंड एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये वही समय है जिस समय में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की भी शुरुआत हुई थी, आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है गाइस, के हाईटेक मतलब हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज करना है और उस टेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करेंगे, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक जैसे कि ड्रिप इरिगेशन टेक्निक, स्प्रिंकल इरिगेशन टेक्निक को यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे। इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तभी यूज कर पाएंगे जब पैसा होगा फार्मर के पास, और फार्मर के पास पैसा था नहीं। तो फार्मर जाएगा बैंक में, और बैंक बोलती थी कि तुम पैसा वापस कैसे करोगे, तुम्हारे ऊपर तो भरोसा नहीं। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में फंडिंग तो होने से रहेगी। इसीलिए सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का प्रोग्राम बनाया। इन दिस प्रोग्राम सरकार ने सारी बैंकों को इंडिया के अंदर मैंडेटरी कर दिया। देयर इज अ कंपल्शन फॉर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया टू प्रोवाइड लेंडिंग इन प्रायोरिटी सेक्टर। उस समय में प्रायोरिटी सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सरकार ने कहा कि हर बैंक को एग्रीकल्चर में पैसा देना है, एग्रीकल्चर फंडिंग देनी है। तो कोई फार्मर बैंक के पास आता है, कहता है कि भाई साहब मुझे ड्रिप इरिगेशन लगाना है, तो मुझे 50 रुपए कर्जा चाहिए, तो बैंक को देना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ कंपल्शन ऑन बैंक्स टू प्रोवाइड फंडिंग इन प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर। एक एग्जांपल है प्रायोरिटी सेक्टर का, ठीक है। आज कुल मिला के 8 प्रायोरिटी सेक्टर है। मैं जिस दिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वो पूरे 8 सेक्टर आपको समझाऊंगा और कैसे कैसे फंडिंग हुई थी उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अभी बस एक छोटा सा सिनॉप्सिस लेते हैं चीजों का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फंडिंग करना कंपलसरी है। अब ये कंपलसरी कैसे हो गया कि भारत सरकार ने कहा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत किसी भी बैंक को कम से कम 40% फंडिंग करनी पड़ेगी प्रायोरिटी सेक्टर में।
कम से कम 40% ऑफ देयर ANBC। ANBC मतलब क्या है? ये क्रेडिट मतलब टोटल कर्जा, जितने भी कर्जे हैं कर्जों का 40% प्रायोरिटी सेक्टर में। मान लो उस समय में वो एग्रीकल्चर था, तो अगर कोई भी बैंक 100 रुपए कर्जे दे रही है ना, तो 100 रुपीज में 40 रुपए कर्जे जबरदस्ती से बैंक में देने। और मान लो कोई बैंक ढीठ बन गई कि नहीं देंगे, सरकार को जो करना है कर ले, तो वहां पे RBI कार्रवाई करेगा। RBI कार्रवाई कैसे करेगा कि अगर मान लो कोई बैंक ने 40% नहीं फंडिंग की, मान लो 30%, तो बैंक ने 100 रुपए कर्जा दिया, 100 रुपए में से 30% एग्रीकल्चर में दिए प्रायोरिटी सेक्टर में, तो फिर भी 10% बच गए ना। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब कायदे से 40 रुपए देने चाहिए थे, दिए 30 रुपए, तो 10 रुपए बच गए बैंक के पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा बैंक के पास और बोलेगा ये जो 10 रुपए शॉर्टफॉल है ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट में, ये शॉर्टफॉल उठाओ और जमा कर दो RIDF में। RIDF स्टैंड फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF को बनाया गया था 1995-1996 में। ये ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 1995-96 का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उस ईयर में RIDF को बनाया गया और RIDF को रखा गया नाबार्ड के अंदर। सो नाबार्ड इज अ कस्टोडियन ऑफ RIDF। तो RIDF एक ऐसा फंड है जो 1995-1996 में बनाया गया था और इसको रखा गया नाबार्ड के अंदर। अब इस फंड के अंदर पैसा कहां से आ रहा है? तो आपको दिख रहा है कि जितनी भी इंडिया में बैंक्स है, उन बैंकों ने अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पूरा पैसा नहीं दिया, मान लो 40% का टारगेट है ना, तो मान लो 38% ने दिया, फिर भी 2% बाकी है, तो ये जो 2% शॉर्टफॉल है ना, तो ये सारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल उठाया जाएगा और RIDF के अंदर रखा जाएगा। अब ये जो बैंक पैसा दे रही है, बैंक ने ये दान नहीं कर दिया, बैंक को ये पैसा वापस मिलेगा, ऑफ कोर्स बैंक का पैसा है, लेकिन इसके ऊपर RIDF जो है ना, इसके ऊपर जो है ना, बैंक को इंटरेस्ट काफी कम मिलेगा। कि मान लो बैंक ने ये जो शॉर्टफॉल, ये जो 30% दिया है, 10% का शॉर्टफॉल है, ये 10% अगर एग्रीकल्चर में दे देती किसी किसान को, तो किसान आपको 10% देता ब्याज। लेकिन जब ये RIDF में रखा गया ना, तो RIDF दे रही है आपको 3 से 4% ब्याज, 2-3-4%, ऐसा काफी मिनिमम रेट होता है। तो यहाँ पे बैंक का नुकसान हो गया ना गाइस, जहां पे 10% इंटरेस्ट मिल सकता था, वहां पे 3-4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक तरीके से पेनल्टी ही हो गई है। पेनल्टी की तरह ही एक्ट करेगा ना गाइस। देखो आप, कोई भी बैंक होती है वो फंड बोरो करती है, जैसे हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड लेगी, मान लो ये मैं हूं,